आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेएसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आप जेएसएससी के अलावा किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आपको ये सभी एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे ढंग से कवर्स हो जाएंगे। अगर आप ये सारा क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप चाहे सचिवालय, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसमें ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुंचाने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो जनरल साइंस का जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, जनरल साइंस का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग आज सेट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। ये हमारा 9वां सेट है। इसके पहले का जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें भी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। दोस्तों, इसमें मैं वैसे ही क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा हूं जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आ चुके हैं, यानी आपके लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप उन सारे वीडियो को भी देखें और इसको भी आप ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें। इसमें मैं क्वेश्चंस जहां पर होगा एक्सप्लेन करने लायक, वहां पर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हम लोग का शानदार क्वेश्चंस कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन ये स्क्रीन पर रहा। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से जमीन पर गिरा दिया जाता है तो गिरते समय किसी बिंदु पर उसके पास निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होगी। दोस्तों, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु मान लीजिए है, उसको अगर हम लोग ज़मीन पर यानी कि ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर उठा करके और उसको हम लोग ज़मीन पर गिरा देते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई वस्तु को जो है वो ज़मीन पर हम लोग गिरा देते हैं। तो अगर यहाँ से वस्तु गिराया गया है तो ज़मीन यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा ज़मीन है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए वस्तु अगर कहीं पर बीच रास्ते में ही, ठीक है, यानी ज़मीन से गिरने के पहले ही अगर देखा जाए तो उस स्थिति में यानी उस बिंदु पर उस वस्तु में कौन सी ऊर्जा होगी, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हम लोग जानते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मैं करवा देता हूँ, लेकिन पहले आप ये समझिए, यहाँ पर दो तरह के ऊर्जा का बात हो रहा है। ठीक है, दो तरह के ऊर्जा का बात हो रहा है, एक है गतिज ऊर्जा और एक है स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि किसी भी वस्तु में उसके गति के कारण, यानी अगर वो मोशन में है यानी गति में है, तो गति के कारण जो उसमें ऊर्जा विद्यमान होता है, जो ऊर्जा प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण या उसमें जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर के कारण जो ऊर्जा आता है उसे हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर ये बॉल जो किसी भी ऊंचाई से अगर गिराया जा रहा है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर धरती से टकराने से पहले ही कुछ किसी बिंदु पर अगर देखा जाए तो इस बॉल में कौन सा ऊर्जा होगा, तो क्योंकि ये बॉल जो है वो गति में था, ठीक है, तो इसमें तो गतिज ऊर्जा होगा ही। और ये देखिए, ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर है, तो ज़मीन से ऊंचाई पर है तो इस बॉल का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, और इसकी ग्रेविटी जो होगी, तो इसके कारण क्या होगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा भी उत्पन्न होगा। ठीक है, और वैसे भी हम लोग जानते हैं ज़मीन से यानी कि अर्थ सरफेस से किसी भी ऊंचाई पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस बॉल में, ठीक है, जो हम लोग जहाँ से गिराएं और धरती से टकराने के पहले के बीच में कहीं भी अगर किसी भी बिंदु पर देखेंगे, उस बॉल का कंडीशन को देखेंगे, तो उसमें दोनों तरह की ऊर्जा विद्यमान होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हमारे यहाँ जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर कहता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहेगा उसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv², जहाँ m जो है वो द्रव्यमान है और v मतलब वेग होता है। ठीक है, आप ये समझिए। तो और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, mgh मतलब ये द्रव्यमान हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट मतलब हो गया कि ये जो जमीन से कितना ऊंचाई पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपको ये बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए, इतना क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2।
क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मकई के बीज में भोजन इनमें जमा रहता है। मकई के बीज जो होता है, जो हम लोग मकई खाते हैं उसका बीज जो होता है, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी फूड होता है, ठीक है, वो उसी में होता है। हम लोग मकई के बीज को ही खाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या कहता है, मकई के बीज में भोजन इनमें कहाँ पर जमा रहता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मकई के बीज में जो है भोजन कहाँ जमा रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा एंडोस्पर्म। कहाँ पर होगा दोस्तों, एंडोस्पर्म, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, एंडोस्पर्म। तो अब हम लोग देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तापमान में वृद्धि के साथ जर्मेनियम तथा प्रतिरोध, जर्मेनियम का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर हम लोग तापमान में वृद्धि कर दें, ये जर्मेनियम के तापमान में वृद्धि कर दें तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है। तो दोस्तों प्रतिरोध देखिए, कोई भी धातु है, ठीक है, कोई भी चालक है, चालक मतलब तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसमें हम लोग करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग किसी भी वस्तु में अगर करंट पास करते हैं तो करंट पास करने के दौरान यानी उसके रास्ते में कुछ रुकावटें उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यानी कि किसी भी वस्तु में अगर करंट पास कर रहे हैं और उसमें करंट पास होने का अगर विरोध हो रहा है उस वस्तु के द्वारा, उस वस्तु के गुण के द्वारा, तो वही जो विरोध होता है उसे ही हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोध जो है किसी भी वस्तु में जिसमें करंट पास हो रहा है तो उसमें करंट पास होने में जो है वो विरोध किया जाता है उस मटेरियल के द्वारा, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि करंट के रास्ते में जो रुकावट उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ये समझिए कि किसी भी वस्तु में अगर तापमान यानी कोई भी अगर हम लोग देखते हैं कोई भी धातु वगैरह है, अगर वो गर्म हो जा रहा है यानी उसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी तापमान बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, तापमान घटने से प्रतिरोध घटता है। ये जनरली धातु के केस में होता है, मेटल के केस में होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो जर्मेनियम है, ठीक है, ये जो जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम जो है दोस्तों ये एक उपधातु है जिसको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं, ठीक है, जिसको सेमीकंडक्टर के नाम से आप जान सकते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर के नाम से आप जान सकते हैं जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन दो ये सेमीकंडक्टर में आते हैं, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो सेमीकंडक्टर में आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जर्मेनियम का बात बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है, इसमें जो होता है क्या होता है दोस्तों कि अगर हम लोग तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर जर्मेनियम का तापमान को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि इसका प्रतिरोध घटता है, ठीक है, और किसी भी दूसरे धातु का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इसका तापमान बढ़ाने पर, जर्मेनियम का तापमान बढ़ाने में इसका प्रतिरोध घटता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको ये बताना है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, ये जो है वो क्या सेमीकंडक्टर है, इसका कोई एक यूज बताइए। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसका ये अगले क्वेश्चन पर जाने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको ये बताना है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कार इंजन का उदाहरण है, ठीक है, कार इंजन का उदाहरण है, यानी कार में जो है वो किस तरह का ये दहन होगा, इसके आधार पर हम लोग को यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कार इंजन में जो दहन की प्रक्रिया होती है वो आंतरिक दहन होती है, ठीक है, आंतरिक दहन, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आंतरिक दहन इंजन, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गर्म कोक पर भाप को पार किया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है। यानी गर्म कोक जो है उस पर अगर हम लोग भाप भेजेंगे यानी भाप को पार कराएंगे तो क्या उत्पन्न होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर वाटर गैस बनता है, क्या बनता है, वाटर गैस, ठीक है, वाटर गैस बनता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। वाटर गैस को जनरली हम लोग इस रूप में जानते हैं, ठीक है, अगर इसको केमिकल फार्मूला के रूप में लिखें तो ये होता है H2+CO, ठीक है, ये वाटर गैस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक है लाफिंग गैस,
ठीक है, लाफिंग गैस, यानी कि जिस गैस को अगर कोई सूंघ लेता है तो फिर वो हंसना शुरू कर देगा, ठीक है, बिना कोई रीजन का, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस। नाम ही है लाफ, लाफ मतलब हंसना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लाफिंग गैस है, इसका अगर पूछा जाए आप लोग को कि इसका केमिकल नेम क्या है लाफिंग गैस का, तो आपको बताना है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्या बताना है, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, N2O, क्या होता है, N2O, यानी नाइट्रस ऑक्साइड या N2O जो है वो लाफिंग गैस को बोला जाता है। आपको समझ में आ गया इतना बात? आप चाहें तो इसको नोट कर लें, यही सब क्वेश्चन जो है दोस्तों बार बार रिपीट हो जाएंगे। साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो इसीलिए आपको जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से ये सारा तैयारी को अच्छे ढंग से ले जाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखिए आपको यहाँ पर 6 दिख रहा है, कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है ये आपको बताना है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ये आपको देखना है। तो दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी धातु है, ठीक है, कोई भी धातु होगा तो उसका इकाई आयतन में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। इकाई आयतन में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध तो आपको समझ में आ गया, तो इसका इकाई बोल रहा है, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट जो होता है दोस्तों ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर। और ओम को हम लोग इस तरह का सिंबल से दिखाते हैं और ये मीटर को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं दोस्तों, ये आपको तो समझ में आता ही है, ठीक है, ओम मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना है कि विस्थापन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हम लोग इस तरह से आए, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, तो ये जो हम लोग चले हैं तो ये यहाँ से यहाँ तो हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है, लेकिन देखिए इसका कोई शॉर्टेस्ट पाथ भी हो सकता है, बिल्कुल छोटा रास्ता, यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट खाली मतलब रहे, बाकी किधर से घूम के गए उससे मतलब नहीं है। यहाँ से एकदम बिल्कुल एक सीधा रास्ता हम लोग खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में देखिए ये वाला रास्ता भी हम लोग लिए हैं और ये वाला रास्ता भी लिए, लेकिन इसके बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। और ये हमेशा जब भी विस्थापन आपको कहीं दो पॉइंट के बीच का निकालना हो तो वहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस दोनों पॉइंट जो है उसको बिल्कुल एक सीधी रेखा से मिला देना है, तो यही आपका विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि विस्थापन तो आपको क्लियर हो गया। अब कहता है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पर देखा जाए, देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सो थोड़ा देख लीजिए आप। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, वेग हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलता है कि एक समतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों समतल दर्पण आप लोग तो जानते हैं, ठीक है, ये जो हम लोग घर में जनरली मिरर वगैरह जो होता है वो समतल दर्पण ही यूज होता है, ये सब तो आप लोग को मालूम ही होगा। तो यहाँ पर बोलता है कि समतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है। तो दोस्तों समतल दर्पण जो है वो बिल्कुल एक फ्लैट दर्पण है, ठीक है, बिल्कुल सपाट दर्पण है, तो उसका जो फोकस लंबाई होती है यानी फोकल लेंथ होता है वो अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। ये आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही याद रखना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी ये होती है, अनंत होती है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सो देखिए दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कि भाप इंजन में भाप की गर्मी ऊर्जा को
किस में परिवर्तित करता है, यानी भाप इंजन में जो भाप की गर्मी होती है उससे उस ऊर्जा को किस में बदला जाता है, यानी जो भाप इंजन में जो गर्मी होती है उसको कौन से ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विद्युत ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है, विद्युत ऊर्जा। ये आपका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहता है, यदि एक पेंडुलम को जल युक्त जार में रखा जाए तो उसकी समय अवधि निम्नलिखित में से क्या होगी। तो दोस्तों अगर एक पेंडुलम को हम लोग अगर पानी के जार में अगर डुबा करके रखें तो उसका जो टाइम पीरियड है जिसको समय अवधि बोलते हैं या आवर्त काल बोलते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी भी जार में अगर पेंडुलम को अगर हम लोग डुबा दें, ठीक है, पेंडुलम को अगर हम लोग डुबा करके रख दें तो इसका जो आवर्त काल है, ठीक है, यानी जिसको हम लोग समय अवधि बोलते हैं, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ हम लोग जानते हैं जल के अंदर जो होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। और पेंडुलम जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका समय अवधि क्या होता है कि मान लीजिए एक पेंडुलम है, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग मूव करा देंगे तो ये इधर जाएगा, ठीक है, और फिर इधर जाएगा, है ना। तो ये एक ऑसिलेशन लेने में, यानी कि मान लीजिए कि इसको हम पेंडुलम को सपोज यहाँ ला करके छोड़ दिए, ठीक है, और यहाँ से जब इसको छोड़ेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये आधा ऑसिलेशन कहलाया, ठीक है, आधा ऑसिलेशन कहलाया। और यहाँ से फिर जब ये वापस बैक जाएगा, ठीक है, यहाँ से जब ये वापस बैक जाएगा तो ये मतलब हाफ और ये हाफ दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, एक ऑसिलेशन पूरा कर लेगा। ठीक है, तो यानी जहाँ से हम लोग उस पेंडुलम को छोड़े हैं, ठीक है, वो वहीं आकर के फिर वापस आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया। और वही एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समय अवधि या आवर्तकाल या तो टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं, इसको हम लोग टी से दिखाते हैं। टाइम पीरियड को क्या चीज़ से दिखाते हैं दोस्तों, टी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो जल के अंदर जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जल के अंदर एक उत्प्लावन बल लगता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट में होता है। तो जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका आवर्तकाल जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगी। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बेहतरीन क्वालिटी जो है वो हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।